दोस्तों, वीडियोस पर व्यूज कम होते जा रहे, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चैनल को प्रमोट करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए सबसे पहले वीडियो चैनल पर अपलोड कर सकूं। मुझे पता है आप इसे पूरा कर लेंगे क्योंकि आप हैं सुपर अमेजिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 21 बड़ा दांव, सुपर वॉरशिप। उसे यह समझ ही नहीं आया कि भले ही लिंग के बोलने का अंदाज ठंडा और सख्त था, मगर उसकी आंखों में जो काले हीरे जैसी चमकदार और गहरी लग रही थीं, वहां एक अजीब सा नया रंग छिपा हुआ था। असल में वह सिर्फ एक खाली शरीर थी, लेकिन जंग यी यह भूल गया कि अगर किसी जीव में स्पिरिचुअल एनर्जी न भी हो और सिर्फ शरीर और यादें बची हों, तो भी यह जरूरी नहीं कि उसे जीवनहीन माना जाए। कयामत आने से पहले केवल इंटेलिजेंट बीइंग्स ही स्पिरिचुअल एनर्जी रखते थे, लेकिन उसके अलावा भी लाखों जीव थे जिनके पास अपनी सोच और संवेदनाएं थीं। इसलिए सामने खड़ी लिंग भले ही पहले वाली लिंग न रही हो, पर फिर भी वह वही थी। जंग यी ने एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए सोचा, अब लिंग मेरे साथ है तो मेरे दिल में थोड़ी तसल्ली आ गई है। आगे मुझे और लोगों को थोड़ा आजमाना है और साथ ही देखना है कि अनइनहैबिटेड आइलैंड पर क्या हालात हैं। उसका मूड इस समय बेहद अच्छा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली और बड़ा सरप्राइज अभी आगे आने वाला है। तभी लू केरन ने उसकी बांह पकड़कर हल्का सा खींचा और बोली, भैया, तुम हमेशा लिंग पर ही ध्यान मत दो। असल में एक और चीज है जो तुम्हें इससे भी ज्यादा खुश कर देगी। जंग यी ने पलकें झपकाते हुए पूछा, ओह, कौन सा सरप्राइज? लू केरन रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराई, मेरे साथ चलो, सब खुद ही देख लोगे। वह जंग यी को लेकर किले से बाहर निकली और दोनों एक विशाल और पूरी तरह बंद फैक्ट्री में पहुंचे। यहीं जंग यी को अचानक याद आया कि उसने चंग युएन क्लैन से एक बेहद पुरानी सुपर वॉरशिप पाई थी। जैसे ही लाइट्स कच 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 की आवाज के साथ जली, उसके सामने वह वॉरशिप दिखाई दी। लेकिन यह अब वैसी टूटी फूटी और पुरानी नहीं थी, बल्कि पूरी तरह नई और चमकदार बन चुकी थी। उसके बाहरी हिस्से को अच्छे से साफ किया गया था। उसकी विशालकाय बॉडी इतनी बड़ी थी कि मानो किसी नोआज आर्क जैसी हो, जिसमें पूरी दुनिया के जीव समा सकते हों। जहां तक हथियारों का सवाल था, उस पर कोई साधारण तोप के मुंह नहीं दिख रहे थे। शायद इसलिए क्योंकि यह अब पुराने गोले बारूद नहीं, बल्कि नई हाईटेक एनर्जी वेपन्स इस्तेमाल करती थी। जंग यी ने हाथ पीछे बांधकर हंसते हुए पूछा, तो तुम इसे कंट्रोल भी कर सकती हो? यह वाकई में बड़ा सरप्राइज था। आने वाले उलुवन एम्पायर के युद्ध में यह वॉरशिप निश्चित ही एक मेन फ्लैगशिप बन सकती थी। अगर उस पर ढेरों मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स रख दिए जाए तो यह एम्पायर के लिए भयानक खतरा बन जाता। लू केरन ने गर्व से सिर हिलाया और मुस्कुराकर बोली, वो तो है ही, लेकिन असली सरप्राइज तो अभी बाकी है। हे। वह दोनों हाथ सीने पर बांधकर बेहद शान से बोली, भैया, अब मैं इस वॉरशिप की पूरी टेक्नोलॉजी सीख चुकी हूं। अगर तुम मुझे काफी मटेरियल दो तो मैं इसे एकदम कॉपी करके दूसरी वॉरशिप भी बना सकती हूं, वो भी 1:1 रेशियो में। जंग यी की आंखें चौड़ी रह गईं। इतनी जल्दी? असल में लू केरन की एबिलिटी थी वॉइड ट्रांसफॉर्मेशन। यह मटेरियल साइंस का चमत्कार थी। 1. किसी भी चीज को छूकर वह तुरंत उसके एलिमेंट्स और स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकती थी। 2. फिर वह उसके एटम्स को बदलकर साधारण को भी बहुमूल्य बना सकती थी। साथ ही वह खुद भी एक बॉर्न मैकेनिकल जीनियस थी, इसलिए उसने हर नई टेक्नोलॉजी को सीखने और अप्लाई करने की अद्भुत ताकत पाली थी। टियनहाई फोर्ट्रेस के लगभग सभी गैजेट्स और मशीन्स उसी की सोच से बने थे। पहले की स्नो व्हीकल्स, फिर वेपन्स, फिर स्नो आउल मीकास और एक्सोस्केलेटन आर्मर्स, सब उसी का काम था। जंग यी हमेशा उसकी काबिलियत पर भरोसा करता था, लेकिन आज वह वाकई हैरान था। इतनी बड़ी वॉरशिप को कॉपी कर पाना कोई छोटी बात नहीं थी। यह तो चंग युएन क्लैन की मेन डिस्ट्रॉयर शिप थी, जिसकी ताकत कल्पना से बाहर थी। और अब लू केरन कह रही थी कि वह इसे फिर से बना सकती है। वह जोर से हंसी और उंगलियां हिलाते हुए बोली, भैया, ये सब मेरे लिए स्मॉल थिंग है। देखो, शिप भले ही विशाल लगे, पर असल में उसका कोर टेक्नोलॉजी बस थोड़े हिस्से में है। पहले मैंने उनके मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स और डीमन मेकर्स का स्टडी कर लिया था। उनसे ही मुझे सबसे ज्यादा सीक्रेट नॉलेज मिल गया। जैसे जो कंपनी कार बना सकती है,
वही टैंक भी बना सकती है, कॉन्सेप्ट वही है। फिर उसने शरारती अंदाज में कहा, हाँ मगर इसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज लगेंगे। जांग यी ने तुरंत पूछ लिया, कितने रिसोर्सेज? लू केरन ने उंगलियां गिनते हुए बताया, लगभग पूरे ह्वाक्सू नेशन की सारी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को जोड़ना पड़ेगा, और अगर इसे एक बार फुल पावर में चलाना हो तो पूरी एक ऑयल फील्ड की एनर्जी लग जाएगी। जांग यी ने फिर पूछा, टाइम कितना लगेगा? लू केरन ने माथा खुजाते हुए कहा, भैया टाइम तो थोड़ा लंबा लगेगा, चाहे हजारों मैकेनिकल वर्कर्स दिन रात काम करें फिर भी 3 महीने लगेंगे, लेकिन तुम्हारे वॉर प्लान्स इतने लंबे तो नहीं ठहर सकते ना। जांग यी ने उसका कंधा पकड़कर नरम और उत्साह भरे स्वर में कहा, कैसे नहीं मेरी प्यारी केरन के लिए चाहे जितना इंतजार करना पड़े मैं करूंगा। ये तो मानो आसमान से केरन जैसी बहन उसके लिए उतर आई थी। उसके सरप्राइज ने जांग यी की पूरी स्ट्रैटेजी को और मजबूत कर दिया। असल में वह पहले से 100% आश्वस्त था कि उल्वन नेशन से जीत जाएगा, लेकिन 100% कैलकुलेशन हमेशा प्रैक्टिकल वॉर में बदल सकती थी, शायद 70% या 80% ही रह जाती, क्योंकि युद्ध में हमेशा अचानक होने वाली घटनाएं खेल बदल देती हैं। इसलिए वह हर दिन नए नए तरीके सोचता था कि कैसे ह्वाक्सू नेशन आर्मी की ताकत और बढ़ाई जाए। अब यह वॉरशिप की न्यूज उसके लिए किसी वरदान से कम न थी। वह तेजी से बोला, मैं तुरंत बाकी रीजन से कांटेक्ट करता हूं, उन्हें चाहे जो करना पड़े मटेरियल्स मुझे देना ही होगा। मैं खुद जाकर लाऊंगा तो 10-15 दिन बर्बाद हो जाएंगे, नहीं टाइम हमारे पास नहीं है। तुम मैकेनिकल वर्कर्स को कलेक्ट करो, मैं डेंग शेंटोंग और बैली चंगचिंग से कहता हूं कि वे एक विशाल फैक्ट्री बनवाएं। यह सब कहकर जांग यी ने एक ही पल में स्पेस टेलीपोर्ट किया और गायब हो गया। पीछे खड़ी लू केरन हैरान रह गई। वह वॉरशिप की ओर इशारा करती रह गई और बोली, अरे भैया मैंने तो अभी इसके फीचर्स बताए भी नहीं। असल में वह बताना चाहती थी कि इस वॉरशिप में कितनी स्ट्रांग डिफेंस है। उसके मेटल मटेरियल्स में एक एनर्जी शील्ड है जो साधारण डिफेंस से दर्जनों गुना ज्यादा पावरफुल है। साथ ही इसमें 10,000 से भी ज्यादा लेजर कैनन्स लगी हैं। मगर जांग यी तो पहले ही भाग चुका था। किरण ने मजबूरी में सिर हिलाकर हंसते हुए कहा, भैया सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। उसने गर्व से दोनों हाथ कमर पर रखे और सीना उचकाकर बोली, वॉरशिप को हैंडल करने का काम अब मुझ पर छोड़ दो। भैया बस अपनी स्ट्रैटेजी पर ध्यान दें। उसने जोर से आवाज लगाई, छोटे साथियों तुरंत वॉरशिप से हजारों गोल मटोल मैकेनिकल हेड्स बाहर निकल आए। किसी के हाथ में ड्रिल मशीन थी, किसी के हाथ में क्लॉथ और स्क्रू ड्राइवर। सभी की नजरें उत्सुकता से लू केरन की ओर टिक गईं। वह मुस्कुराकर बोली, रेडी हो जाओ, अब शुरू करते हैं। फिर उसने अपनी कलाई चटकाई और पूरे जोश से काम में लगने का इशारा कर दिया। अध्याय 21 कुछ समय और छुपकर उस तरफ जांग यी ने सिर्फ एक ही दिन में पूरा ह्वाक्सू नेशन फिर से चक्कर लगा लिया। जहां जहां से रिसोर्सेज मिल सकते थे उसने बिना किसी झिझक के सब समेट लिया और 6 बड़े डिस्ट्रिक्ट्स को दूसरी बार पूरी तरह खंगाल डाला। वह हर जगह आदेश देता गया, तुम लोगों के घरों में जो पुराने टैंक्स और वॉर व्हीकल्स पड़े रहे हैं सब मुझे दो। भले ही वे स्क्रैप हों, लेकिन उनके मटेरियल्स मेरे काम आएंगे। ईस्ट सी डिस्ट्रिक्ट की एयरक्राफ्ट कैरियर डूब गई, कोई बात नहीं, वह ओशन में दूर तक नहीं गई होगी। मैं खुद जाऊंगा और उसे निकाल लाऊंगा, मत सोचो बेकार है, मेरे काम आएगी। तुम लोग जिन चीजों को स्क्रैप या जंक समझते हो वही मेरे लिए अमूल्य है। तुम्हारा डिफेंस इंडस्ट्री मुझे भरोसेमंद लगता है। शाओली भाई, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में रिसोर्सेज सबसे ज्यादा हैं, मुझे एक ऑयल माइन दे दो। हाँ पता है तुम्हें भी रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन अभी मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बहाने मत बनाओ, पूरे ह्वाक्सू में सबसे अमीर रिसोर्सेज तुम्हारे पास ही हैं। बाद में और माइनिंग कर लेना, अंडरग्राउंड में रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं। और सुनो, वॉर प्लान को हम डिले कर रहे हैं, लगभग मैक्सिमम आधा साल। यह सुनकर छहों डिस्ट्रिक्ट्स के लीडर्स पूरी तरह स्तब्ध रह गए। असल में प्लान तो यह था कि आने वाले कुछ महीनों में ही उल्वन एम्पायर पर सीधा अटैक कर दिया जाए, लेकिन अब अचानक जांग यी ने कहा कि युद्ध आधे साल आगे खिसक जाएगा। हालांकि यह सबके लिए अजीब था, लेकिन वे मना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसने साफ कहा, मुझे लगता है कि अभी हमारी तैयारियां पूरी नहीं हैं। अगर विनिंग चांस 100% नहीं है तो रिस्क लेना बेकार है, हमें इंतजार करना चाहिए। जांग यी कभी भी रिस्क लेने वाला व्यक्ति नहीं था। उसकी पॉलिसी साफ थी, अगर एब्सोल्यूट तैयारी नहीं है
तो छुपकर वेट करना ही बेहतर है। अब चाहो डिस्ट्रिक्ट्स को भी समझ आ गया कि युद्ध का असली कमांडर वही है, इसलिए उन्होंने उसकी बात मान ली। इस बीच पूरे सदर्न सी एरिया में हलचल बढ़ गई। जांग यी ने जानबूझकर कुछ फेक इंफॉर्मेशन बाहर फैलवा दी थी। नतीजा यह हुआ कि कई दूसरे नेशंस के ईरेन डिफरेंट एबिलिटी यूजर्स उस सील्ड केव की तरफ खींचे चले आए। लिजर्डमैन बेहद खुश हो गए। उन्हें लगा उनका बेट काम कर गया है। लगातार कई देशों के वॉरशिप्स अनइनहेबिटेड आइलैंड के आसपास दिखाई देने लगे। यह इलाका हाई सी था, इसलिए यहां कोई भी आ सकता था। इसी वजह से ग्रुप्स ऑफ एबिलिटी यूजर्स ट्रेजर हंट करने के बहाने केव में घुसने लगे। लेकिन धीरे धीरे क्लॉट और उसके साथी को अजीब लगने लगा। वे पहचान नहीं पा रहे थे कि आने वाले लोग ह्वाक्सू नेशन से हैं या किसी और देश से, क्योंकि उनके लिए लैंड ह्यूमंस का चेहरा एक जैसा था, मानो इंसान चींटियों के चेहरे अलग अलग कर सकें। लेकिन साफ था कि आने वालों की पावर बहुत साधारण थी। पूरा आधा महीना बीत गया, फिर भी एक भी एप्सिलॉन लेवल एबिलिटी यूजर नजर नहीं आया। क्लॉट ने दांत पीसकर कहा, हमें धैर्य रखना होगा और अधिक बेट छोड़ना होगा। केओस चाहे जितना छुपे, एक दिन बाहर आएगा ही। उसने पुरानी स्ट्रैटेजी अपनाई। केव में घुसे हुए ज्यादातर एबिलिटी यूजर्स को मार दिया और कुछ गिने चुने लोगों को जानबूझकर जिंदा छोड़ दिया। उनके हाथों में जी ली जी लिंग स्पिरिट ऑफ रिचुअल और शेनजी युएन सुई पियान डिवाइन सोर्स फ्रैगमेंट्स वाला ओर देकर उन्हें वापस भेज दिया। इससे रूमर्स और तेज फैलने लगे, यहां तक कि दूर कोलंबिया नेशन से भी एक मशहूर एबिलिटी यूजर समुद्र पार कर पहुंचा। वह कोई और नहीं बल्कि जांग यी का पुराना जान पहचान वाला कार्डाइल्स, जिसे लॉर्ड ऑफ द ओशन कहा जाता था। उसकी एबिलिटी इंडेक्स इस समय 25,000 तक पहुंच चुकी थी, जो लगभग उसका लिमिट था। ताकत पाने के लिए उसने अपने शरीर का बड़ा हिस्सा मॉडिफाई करवा लिया था। कार्डाइल्स आइलैंड के पास पहुंचा, लेकिन उसने तुरंत एंट्री नहीं की। वह दूर ही रुक गया और ओशन वेव्स को ऑब्जर्व करने लगा। वह खुद से बड़बड़ाया, यह जगह ह्वाक्सू नेशन से इतनी नजदीक है, फिर भी वहां का कोई एबिलिटी यूजर यहां नहीं दिख रहा। न केओस, न ईस्ट सी के टर्टल और बर्ड्स। यह बिल्कुल अनयूजुअल है। वह अहंकारी था लेकिन मूर्ख नहीं। उसे क्लियरली कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए वह गहरे समुद्र में उतर गया और अपनी एबिलिटी एब्सोल्यूट डोमिनेशन एक्टिवेट कर दी। इस पावर से एप्सिलॉन लेवल से नीचे के सभी सी क्रीचर्स उसकी कमांड मानने लगते थे। उसकी एबिलिटी से निकली एनर्जी वेव्स चारों दिशाओं में फैल गईं। कुछ ही देर में ओशन फ्लोर में सुनामी जैसी हलचल मच गई। एक एक करके सी मॉन्स्टर्स उसकी ओर उमड़ पड़े। अनगिनत छोटी बड़ी फिशेस भी उसके आसपास जमा हो गईं। कुछ ही देर में वहां अरबों समुद्री जीव इकट्ठा हो गए। कार्डाइल्स ने उनसे पूछा, पिछले समय में इस आइलैंड के पास कोई अजीब घटना घटी? सी बीस्ट्स ने अपनी भाषा में जवाब दिया, हां, लगभग 1 महीने पहले कुछ अजीब और ताकतवर जीव यहां से गुजरे थे। वे इतने भयानक थे कि हम सब डर गए, लेकिन उन्होंने एक भी सी क्रीचर को नहीं मारा, मानो वे किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हों। वे आइलैंड के नीचे कुछ कर रहे थे, क्योंकि तब से हम लगातार ओशन करंट में बदलाव महसूस कर रहे हैं। कार्डाइल्स मुस्कुराया और बोला, मुझे पता था यहां कुछ फिशी है। यह ट्रैप है। किसी ने डिवाइन सोर्स और रिचुअल स्पिरिट का इस्तेमाल करके लोगों को यहां खींचने का प्लान बनाया है। असल मकसद चाहे जो हो, लेकिन इसमें घुसना खतरनाक है। केओस जैसा सस्पिशियस आदमी भी इसमें शामिल नहीं है, तो मुझे क्यों जाना चाहिए? वह खुद की बुद्धिमानी पर बहुत गर्व महसूस करने लगा। उसे लगा उसने तुरंत ट्रैप पहचान लिया, लेकिन उसने दूसरों को वार्न करना जरूरी नहीं समझा। सिर्फ अपने कोलंबिया नेशन की नेवी को आदेश दिया कि पास में मत जाओ, दूर से ऑब्जर्व करो। फिर वह आइलैंड छोड़कर चला गया, लेकिन हर कोई उसकी तरह सेल्फ कंट्रोल नहीं रख सका। उल्वान एम्पायर के ब्रैड ने सही कहा था, ह्यूमंस स्वभाव से ही लालची होते हैं। छोटे मोटे नेशंस के एबिलिटी यूजर्स इस मौके को डेस्टिनी बदलने का अवसर मानकर टूट पड़े। कुछ एप्सिलॉन लेवल तक के यूजर्स भी दूर दराज से आए, क्योंकि एक भी स्पिरिट ऑफ रिचुअल मिलना उनकी पावर को बेहद तेजी से बढ़ा देता, जबकि नॉर्मल सिचुएशन में पावर इंडेक्स बढ़ाना बेहद कठिन था। लोग अपनी पोटेंशियल को खोज सकते थे, स्किल्स को गहरा सकते थे, लेकिन टोटल स्पिरिचुअल एनर्जी को नेचुरली बढ़ाना लगभग असंभव था। यही कारण था कि डूम्सडे के 4 साल बाद भी
अधिकांश एबिलिटी यूजर्स की ग्रोथ धीमी रही। अब लगातार ज्यादा लोग अनइनहैबिटेड आइलैंड पर पहुंच रहे थे। क्लॉट इस बात से बेहद खुश हुआ। ट्रैप सफल हो रहा था। भले ही जिस इंसान को मारना था वह अब तक सामने न आया हो, लेकिन रोजाना नए यूजर्स मर रहे थे। इससे उसे उम्मीद और अचीवमेंट दोनों महसूस हुए। और इस बीच जांग यी खुद लगातार मटेरियल्स और एनर्जी सोर्सेज इकट्ठा कर रहा था। साथ ही वह लिंग से ट्रेनिंग ले रहा था, अपनी हिडन पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए।